আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম निष्ठा ও আনুগত্য পোষণ করিব। संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करें। लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को नई आजादी मिली है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हिंदुस्तान के पूरब से आज एक नया सूरज निकला है, शुभेंदु अधिकारी के नाम से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नई सरकार का गठन हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंत्रिमंडल में चेहरों को शामिल किया, उसके जरिए बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास इसका संदेश देने की भी कोशिश की है। टैगोर जयंती के मौके पर बंगाल में भगवा सत्ता का शुभारंभ हो गया है और इसका नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी करेंगे। बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन संघर्ष से सत्ता तक बंगाल में बीजेपी ने बहुत कुछ खोया भी है, जिसमें अनगिनत कार्यकर्ताओं का खून है, पसीना है। पार्टी का अपना एक ऐसा पूरा स्ट्रगल पीरियड है, पूरा एक ऐसा संघर्ष यात्रा है जो शायद ही किसी अन्य जगहों पर देखने को मिले। शपथ ग्रहण के मौके पर ऐसे तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने पार्टी को बंगाल में स्थापित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिन्होंने बीते कई दशकों में संघर्ष के दौरान पार्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन सभी को शपथ ग्रहण के मौके पर याद किया गया। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही हाल के दिनों में बंगाल में जिन पार्टी कार्यकर्ताओं की जान गई है, उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। टैगोर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भी दिया कि बंगाल में उनकी सरकार बदले नहीं बल्कि बदलाव के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक अच्छे इत्तेफाक से पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पोचिशे बोईशाख के दिन हुआ है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विजन भारत की विकास यात्रा को रोशन करता रहेगा। शपथ ग्रहण में सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 अन्य मंत्रियों की शपथ भी दिलाई गई, जिसमें जातीय समीकरण को बेहतर तरीके से संतुलित किया गया। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में खुद शुभेंदु अधिकारी हैं। सवर्ण कोटे से ही एक महिला चेहरे के रूप में अग्निमित्रा पॉल मंत्री बनाई गई हैं। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के कोटे से दिलीप घोष को मंत्री बनाया गया है। अशोक कीर्तनिया जो मतुआ दलित समुदाय से आते हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाले खुदीराम टुडू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके साथ ही राजवंशी समाज से निशीथ प्रामाणिक को शामिल किया गया है। हालांकि अभी औपचारिक मंत्रिमंडल कुछ दिनों के बाद अपने मंत्रिमंडल का और इसमें विस्तार किया जाएगा, लेकिन जिस तरह शुरुआत से ही सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, उसने भाजपा के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र की झलक पेश की है। अब बंगाल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसने जनता से जो वादे किए हैं उसको पूरा करना है। बंगाल की जनता ने भाजपा को ममता बनर्जी के शासन से त्रस्त होने के बाद ही सत्ता में एंट्री दी है, इसलिए जनता से किए हुए वादे कब और कैसे पूरे होते हैं, इसका सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल आज हम इन तमाम सवालों को उठाएंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है, क्या विजन लेकर के शुभेंदु अधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे,
जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक तबका, एक पूरी खेप ऐसी मौजूद है जो कभी लेफ्ट में थी, फिर टीएमसी में आई, आज उसमें बहुत सारे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और वो ऐसे अराजक तत्व हैं पश्चिम बंगाल के जिन्होंने अवैध तरीके से ही धन कमाई हो चाहे यश कमाई हो, वही जाना है, उनको वैध तरीका पता ही नहीं है। और ऐसे लोग इस समय सत्ता में, सरकार में अपनी तरह से एंट्री कर चुके हैं। करना ना करना उनका अब नहीं, कर चुके हैं। वो चुनाव में भी बीजेपी के साथ में थे। बंगाल अगर बदलेगा तो कैसे बदलेगा? बंगाल को बदलने के लिए किस तरीके की योजना भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसमें विपक्ष खत्म तो हुआ नहीं है, मौजूद है, वो किस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगा? इन सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बयान जो आज सुर्खियों में रहे। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई। और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। आज का दिन बहुत ही हर्ष और आनंद का दिवस है। ये न केवल भाजपा की जीत है, बल्कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है, भारत के विकास की दृष्टि से बहुत अहम राज्य है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार बनी है, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ बंगाल की समस्त जनता को, विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं को, जिन्होंने बहुत साहस के साथ इस बार अपना मतदान किया और अपना ही नहीं पूरे बंगाल का भविष्य संवारा है। ये विकास की राजनीति, ये विश्वास की राजनीति जो आज यहाँ इस ग्राउंड से शुरू हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करेगा। बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को नई आजादी मिली है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, गृह मंत्री जी के परिश्रम से और लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। पश्चिम बंगाल में आज सुबह जब लोग सो करके उठे तो उनके लिए आज की सुबह आम सुबह नहीं थी। आज की सुबह में एक ऐसा विश्वास था जिसने परिवर्तन को देखने की उम्मीद पाली है। आज की सुबह में एक ऐसी उम्मीद थी जिसमें विकास, रोजगार, पश्चिम बंगाल की परंपरा को बरकरार रखते हुए नई इबारत लिखने की कोशिश, पश्चिम बंगाल में हो रहे पलायन को रोकने का प्रयास, पश्चिम बंगाल जो कभी औद्योगिक रूप से बहुत सक्षम राज्य हुआ करता था, उसकी खोई हुई उस गरिमा को वापस लाने की चेष्टा, ऐसे बहुत सारे सपने, उम्मीदें लेकर के आज का सूरज भारत में पूरब से निकला। पश्चिम बंगाल, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीते 49 साल में खूनी राजनीति का दौर चला है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो,
वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो या ना हो, चुनाव का जिक्र भी हो तो पश्चिम बंगाल में 2-4-10 जगहों पर खून का सैलाब बहता ही था। धमाके, गोलीबाजी, बम कांड, ये बहुत ही आम किस्से की तरीके से, मतलब अखबार में भी कितना छपेगा, टेलीविजन भी उसको कितना दिखाएगा, लेकिन यही वास्तविकता थी। जब तक लेफ्ट का शासन रहा तब तक पत्रकारिता भी अपनी तरह से उन खबरों को बाहर लेकर के आने में अक्षम रही, सक्षम नहीं रही, क्योंकि जो पत्रकार थे वो भी अपनी तरह से अपने जीवन का संघर्ष इस कदर करते थे कि अगर कुछ लिख दिया जो सच है तो उसके बाद वो कल सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। ये भी स्थितियां पश्चिम बंगाल ने देखी हैं। एक पूरी पीढ़ी है जिसके बाद टीएमसी की सरकार आई, कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन पिछले 15 साल में वो उम्मीदें भी ध्वस्त होती हुई नजर आईं। ऐसी स्थिति में जो विकल्प के रूप में लोगों के सामने थी पार्टी, राजनीतिक दल, वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसे उम्मीदों की सरकार के रूप में पश्चिम बंगाल की जनता ने चुना है। हमारे साथ आज की चर्चा में स्वप्निल विश्वास जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रफीक सरकार जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आतिफ जी हैं, सीपीआई-एम के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज चर्चा की शुरुआत स्वप्निल जी आपसे ही शुरू करूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसका जिक्र अभी मैंने अपने उद्बोधन में किया है। आप शुरू कहां से करेंगे? वो कार्यक्रम आपका शुरू कैसे होगा जिसकी उम्मीद में पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको चुना है? देखिए, पहले बात तो पश्चिम बंगाल जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उसको जो कल हमारे संसद बैठक हुआ था, जो परिषदीय बैठक हुआ था विधायकों का, उसमें बहुत बारीकी से डिस्कस किया गया है। हमारे होम मिनिस्टर, हमारे जो सीएम डेजिग्नेट अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्टेट अधिकारी और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है श्रमिक भट्टाचार्य जी, वो सभी हमारे 260 विधायकों को साथ एक साथ कोलकाता में मीटिंग किए हैं। और पहली चीज जो सबको बताया गया है कि लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, उनका जो दैनंदिन जीवन का जो इश्यूज है उनको वेरी माइन्यूट हर एक विधायक को वो परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। और जो जीत भी नहीं पाए हैं, जो हार भी गए हैं इलेक्शन, उनको भी अपने असेंबली में भागदौड़ करना पड़ेगा, दिन रात पीछे रहना पड़ेगा और उनसे जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स है, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ लार्जर प्रोजेक्ट्स है जिसपे पहले दिन से बीजेपी काम करेगी, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से हमारे राज्य के लोगों को वंचित किया गया है, वो स्कीम्स को पहले लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आयुष्मान भारत योजना है, उससे हमारे राज्य के हर एक नागरिक को वो लाभ नहीं उठा दिया गया है आपका ममता बनर्जी के शासन के अंदर। तो वो पहला वो चीज लागू किया जाएगा। दूसरा, और जो जन प्रकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी के, जैसे सूर्यघर मुफ्त योजना, जैसे पीएम स्वामित्व योजना, तो ये सब तमाम ऐसे कुछ योजनाएं हैं जिनको ममता बनर्जी का जो वेंटिका पॉलिटिक्स है उससे ब्लॉक किया गया है, उसको पहले लाभ दिया जाएगा। दूसरा जो चीज है वो लैंड एक्विजिशन है। लैंड एक्विजिशन पे बहुत ही बारीकी से काम किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट वो जो अटकाया हुआ है, जो रेलवे प्रोजेक्ट अटकाया हुआ है, उन्हें वहां सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा। ये एश्योरेंस दिया गया है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू और ये चीज पहले की जाएगी। दूसरी जो चीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है स्टेट का, उसका एक प्रॉपर टर्नओवर करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को टॉप टू बॉटम चेंज करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम होगी जो कि लैंड एक्विजिशन के साथ एक साथ काम होगी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमारे बंगाल का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ,
वो बंगाल के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो देश का सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। तो जो लैंड नहीं दिया गया है जैसे को फेंसिंग के लिए, वो लैंड जल्द से जल्द उन्हें दिया जाएगा एवं फेंसिंग का पूरा काम किया जाएगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए जो जो कोऑपरेशन आज तक स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है, वो कोऑपरेशन दिया जाएगा। ये हो गया नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी की बात। और जो तीसरी मेन चीज है वो ये है कि हमारे इधर का जो एजुकेशनल पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी है उस पर भी काम किया। हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा था 45 दिन में हम लोग 7th पे कमीशन अप्लाई करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे स्टेट में। वो प्रॉमिस के भी हम करेंगे, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट में 7th पे कमीशन से भी लॉन्च होंगे। तो ये है टीएनएस अलाउंस जो बाकी है ये को भी चुकाया जाएगा। और जो लोगों को अपमानित करके टीएमसी सरकार ने उनका जो नौकरी है छान लिया था, जो 26,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया था टीएमसी के स्टैफ के, उनको एक सेकंड चांस दिया जाएगा। जो टेलेंटेड है उनको नहीं, जो एलिजिबल है, जो मेरिटोरियस है उनको चांस दिया जाएगा। एवं उनका जो एज लिमिट है तो ये एग्जाम को बैठने के लिए उसको इंक्रीज किया जाएगा ताकि वो एक फेयर चांस। ठीक है स्वप्निल जी, आपने विस्तार से भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है उसकी एक रूपरेखा हमारे दर्शकों के सामने रखी है, लेकिन अभी भी सवाल बहुत सारे हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने भी ऐसे कई सवाल आएंगे जिसके जवाब देने होंगे। रफीक जी हैं हमारे साथ में, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। रफीक जी, एक कहावत है कि जब कोई नया नया सरदार बनता है तो अपनी तरीके से वो बड़ी बड़ी बात करता है। अब ये अभी जुमा कुछ घंटे हुए हैं बीजेपी की सरकार को बने हुए। ठीक है, सपने देखना और सपने दिखाना दोनों चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपने तो 15 साल सरकार चलाई है पश्चिम बंगाल में, और कैसे चलाई है आपको भी, जो हमारे एक और पैनलिस्ट हैं आतिफ जी से जो विरासत में मिला उसके साथ में आगे बढ़ाई है। तो अभी थोड़ा सा आप बताएं कि जितनी चीजें हमारे स्वप्निल जी गिना रहे थे उसमें रोड़े कहां कहां अटकेंगे और आप अपनी तरफ से बाकी के बचे हुए अटकाएंगे। देखिए, ये जो जुमला जो ये लोग का जुमला है, ये दिल्ली में भी दिए, बिहार में भी दिए, अभी बंगाल में दे रहे हैं। ये सब जुमलाबाजी जो है इन लोग का, ये करेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ नाम का वास्ता है, काम में कुछ नहीं है। और इन लोग काम करने दिए कहां? ममता बनर्जी बार बार फंड के लिए दिल्ली दौड़ी है, बार बार पैसा के लिए दिल्ली गई है, फाइनेंस के इसके लिए। इन लोग तो फाइनेंस का कंडीशन बंगाल में खराब करके रखा था। और रहा तो दूसरा बात, ये बोलते हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर भाई किसका है? वो तो आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है अमित शाह। बॉर्डर को छोड़ दीजिए रफीक जी, आज अभी रफीक जी मैं इस पे पॉलिटिकली जाऊंगा ही नहीं, मैंने इसीलिए डॉक्टर डीके गुप्ता जी को आमंत्रित किया है। हम बॉर्डर के सवाल पे उनसे रहेंगे। आप ये बताइए कि जो पब्लिक फेसिंग के सवाल हैं, जितनी योजनाएं हैं जो ममता बनर्जी ने, इनका कहना यह है कि लागू नहीं किया, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अवैध तरीके से ही अपनी सरकार चलाता है, मतलब पैरेलल सरकार जो चलती है वो अभी उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो सवाल यह है कि कुछ तो पहले से बेरोजगार थे जो मतलब पढ़ लिख करके राजा बेटा बन करके आए थे, और जो बाकी के बचे हुए थे जो राजा थे वो भी फकीरी की राह पे आ गए हैं। तो इनको बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मुश्किल होने जा रहा है इनके लिए। देखिए, मैं अभी भी आपको बोला हूं, बॉर्डर का जो मामला है, जो बॉर्डर का आप बता रहे हैं ना बार बार, और जो बॉर्डर ये बंगाल पुलिस कभी नहीं देता, वो बीएसएफ का अंडर में रहता है बॉर्डर, इसमें बंगाल आप नहीं रफीक जी, मैंने कहा बॉर्डर छोड़ दीजिए, आप बॉर्डर पे जाइए ही मत, आप पश्चिम बंगाल की सीमा के सरहद के अंदर ही रहिए, आप बाकी की प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कीजिए। देखिए, आप जो मुद्दा बोले, जो आप जो बता रहे थे, जो घुसपैठिया घुसपैठिया तो आपका बाहर और भी स्टेट में घुसा है, तो बंगाल में क्यों उनको घुसपैठिया दिखाई देता है? गुजरात में घुसपैठिया नहीं घुसते, और भी स्टेट में घुसपैठिया नहीं घुसते, अदर स्टेट से, अदर कंट्री से।
सिर्फ बंगाल में उन लोग को घुसपैठिया नजर आता है। ठीक बात है, मतलब और भी राज्यों में इन लोग को पूछिए, और भी राज्य पे जो घुसपैठिया घुसते हैं तो कैसे घुसते हैं, उन लोग से पूछिए। हाँ, उस पे हम जाएंगे। नहीं आता हूं मैं स्वप्निल जी, मैंने इसीलिए बॉर्डर के सवाल पे, क्योंकि बॉर्डर में उलझी चर्चा तो फिर कहीं जाती नहीं है वो। और बॉर्डर ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम बांग्लादेश वाला ही मामला है, रोहिंग्या वाला मामला है, वो आगे चाइना तक जाएगा। उसके लिए डीके गुप्ता साहब एक्सपर्ट के रूप में हैं, उनसे हम विशेष सवाल उसी के लिए आज लेंगे। ठीक है, टीएमसी उस जगह पर आकर के थोड़ा सा हिचकिचा रही है अब, जहां घुसपैठियों के सवाल पर दबाव बन रहा है। सीपीआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं आतिफ जी। आतिफ जी, ये तो 15 ही साल चले, आपके पास तो 35 साल का अनुभव है, थोड़ा रोशनी डालिए ना। मेरा सवाल अभी भी आपसे भी वही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये लोग समझ नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध को ही वैध इस तरीके से बनाया गया, आपके कैडर हुए, क्लब हुए, ये पैरेलल सत्ता चली है। हम भी गए हैं, फुट रिपोर्टिंग हमने भी की है, हमने देखा है अपनी आंख से। ये बीजेपी वाले भी कुछ घंटों पहले सरकार बनी है, समझ नहीं रहे कि वो कैरेक्टर कितना जबरदस्त है और कितना रूट तक है। थोड़ा बताइए ना कि बंगाल बदले, अगर ये कोशिश करते भी हैं तो, और बदल भी पाएंगे या नहीं। दरअसल स्टार्टिंग ही में, शो के स्टार्टिंग ही में बोला गया कि बंगाल आज आजाद हुआ है राजनीतिक तौर पे, लेकिन 4 मई के बाद से अगर देखा जाए नहीं, तो नहीं, आजाद बंगाल हुआ ये में- कहीं नहीं बोला गया। आतिफ साहब, शब्द देखिए, शब्द में नहीं खेल पाएंगे। आजाद हुआ ये कहीं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में एक नया सूरज निकला, लोगों की उम्मीद का सूरज। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी हुआ है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आप कह रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। नहीं, आप ये बात आप कह रहे हैं, नहीं, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ओके, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी। हो सकता है शब्द में या सुनने में वो या वही है, शब्द कुछ इंटरप्शन हुआ, मैं साहब ये भी हो शब्दों की ही खाता हूं, तो मैं उसमें बेईमानी नहीं करता। ठीक है, मैं भी बेईमानी नहीं करता हूं, या हमारी पार्टी भी बेईमानी नहीं करती है आपके साथ, इसीलिए 34 साल थी सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट बंगाल कहते हैं। अब मुद्दे पे आ जाए। 14 से बीजेपी का जो स्लोगन था पूरे देश भर में, सबका साथ सबका विकास, लेकिन गुलस्ता कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो वो नारा तब्दील हुआ है, जो हमारे साथ हम उनके साथ। तो ये नारा के साथ जो बंगाल के लोग हैं उनका कितना बेहतरी होगा, ये बीजेपी के लिए आज से सवाल, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, दूसरा चीज, जो आज भव्य शपथ लिया गया, शपथ समारोह हुआ है, बीजेपी का ये भी मुद्दा था ये पूरे निर्वाचन में कि तमाम शारदा नारदा के घोटाले के चोरों को भी पकड़ा जाएगा। तो ये सवाल है कि शारदा में जो चोर थे वो आज कहां पे हैं? कुछ तो ऊपर चले गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा है, वो कहां है? नारदा के स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे नेताओं को देखा गया था पैसा लेते हुए, वो आज कहां है? आज वो कहां पहुंच गए? ये भी सवालिया निशान है। बिल्कुल, शब्दों के साथ बड़े बड़े मंचों में बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ बंगाल के अवाम की बेहतरी नहीं की जा सकती। अगर आप जरा देखेंगे ग्राउंड में, आपने कहा कि ग्राउंड में उतर के, आज बंगाल में जो हमारे बंगाल, आज हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश की दिन, जन्म तिथि, वहां पे बुलडोजर चलाया जा रहा, बुलडोजर लेकर के विजय उत्सव में या मिचिल में बुलडोजर लेकर के मिचिल किया जा रहा, तो इसको कौन रोकेगा? इसको रोकने के लिए आवाम के अंदर तो एक डर है। अगर बात है ग्राउंड का, तो आप न्यू मार्केट बोले, विधाननगर बोले, पांडुआ बोले, हर जगह पे गरीब लोग जद में है। शुरुआत के ही दिन में आज से शपथ लिया गया है, तो जीरो टॉलरेंस जो बोला जा रहा है, वो जीरो टॉलरेंस जद में सिर्फ गरीब लोग को लिए तो नहीं है, ये गरीब लोग सिर्फ बड़े एक सवाल यहां पे बन रहा है, चूंकि हम लोगों ने बहुत करीब से चीजों को देखा है, जो बुलडोजर चलाने वाले हैं और जिन पर चल रहा है। मेरा सवाल इसीलिए मौजूद है क्योंकि जो चलाने वाले हैं उनको वही काम आता है। वो राजा थे जो अभी फकीरी की राह पर चल पड़े हैं, और जो इनके पास जो गरीब गुरबा आप बता रहे हैं, जिसके पास कुछ था ही नहीं, तो जो था वो लुट गया, उनके पास था ही क्या जो लूट लेंगे। तो आप समझिए कि वो जो कैरेक्टर है दोनों, मैं इसीलिए कह रहा हूं पैरेलल सरकार
जिसने बुलडोजर चलाया सरकार इनकी तो अभी कुछ घंटे पहले बनी है, वो जो पैरेलल नहीं, सरकार कुछ वाले घंटे- हैं। कुछ घंटे में अगर ये चेहरा है, नहीं, तो कुछ आगे घंटे नहीं, वाले वो 5 कुछ साल में क्या वो पिछले 72 घंटों का हिसाब किताब है। जो आप बुलडोजर बता रहे हैं ऐसा नहीं, हमारी निगाह नहीं थी। 4 मई के बाद नतीजे आने के बाद वो रात से बुलडोजर जो चल रहा है उसको बीजेपी वाले नहीं चला रहे थे, वो चला रहे थे जो अब तक पैरेलल सरकार चला रहे थे। ना 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 सर, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं खुद न्यू मार्केट अंचल में पड़ा हुआ हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। मैं जानता वहां था पे जो रफीक जी बुलडोजर इस जगह पे मौका नहीं चुकेंगे। ठीक आतिफ जी रुकिए, हाँ आप बताएं रफीक साहब। बुलडोजर जहां पे चला, जिन्होंने चलाया उनका राजनीति, मैं जानता था कि रफीक जी क्यों अब तक हाथ क्यों नहीं उठाया। रफीक जी बोल दीजिए आप। देखिए बुलडोजर आपको अभी हम बता रहे थे भाई साहब, जो जिस किस्म का वो लोग गवर्नमेंट के आने के बाद जिस किस्म से बुलडोजर और जिस किस्म से उन लोग तोड़भांग किए हैं, मैं आपको विजुअल व्हाट्सएप में भेज देंगे, कृपया करके वो विजुअल आप चलवाइए। बिल्कुल चलवाएंगे, कृपया करके चलाइए वाला। बिल्कुल। ये कौन लोग थे रफीक साहब? ये ठीक बात है, ये कौन लोग थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया? वो कौन लोग थे? और जिन पर चला वो कौन लोग थे? जिन्होंने बुलडोजर चलाया वो डायरेक्टली आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी के नेता बन के हैं। वो इसीलिए मैं जिनके ऊपर आप अगर आप नेता बन के सुन ले, और जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, हाँ, वो हो सकता है गैर संवैधानिक वो हो सकता है कि गैर कानूनी तरीका से इनक्रोच किया गया जगह था, लेकिन जो हमारा आइन बोलता है, कानून बोलता है, बुलडोजर देकर के आप पब्लिक को, समाज को भयभीत ना करें। इसीलिए कल हमारी पार्टी की तरफ से वहां पे मीटिंग किया गया था। बिल्कुल ठीक आतिफ जी, ये शेखर वार्ता इसीलिए लोगों को पसंद आती है कि बड़ी ईमानदारी से और बहुत मतलब हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो बहुत सहजता के साथ में अपनी बात को रखते हैं और बड़े भरोसे से रखते हैं। हमारी देश की जनता समझती है। जो बात आतिफ जी ने कही है, रफीक साहब मेरा सवाल पॉइंट टू पॉइंट आपसे यही कि जिन्होंने वो बुलडोजर चलाया, आतिफ जी ने बताया कि वो कुछ दिन पहले बीजेपी के हुए हैं और जिन पर चलाया गया उनको उन्होंने खुद कहा कि वो गैर संवैधानिक हो सकते हैं, वो इलीगल हो सकते हैं, लेकिन इंसान है और कानून का राज हिंदुस्तान में होना चाहिए। अभी आपकी एक छोटी सी टिप्पणी में जरूर चाहूंगा इस पे। आप इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं ना जो आतिफ जी कह रहे हैं? देखिए मैं एक ही चीज जानता हूं, ये बंगाल है, ये बुलडोजर बाबा नहीं है यहाँ पर, ना ये आपके बिहार है, ये बंगाल का पब्लिक है। बुलडोजर यहाँ पर चलने वाला कोई बात ही नहीं है। आज जो बुलडोजर चला रहे हैं उन लोग बुलडोजर उनके ही ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक, तो मैं कृपया करके मैं आपको विजुअल भेजूंगा, आप चलाइएगा प्लीज। बिल्कुल मैं चलाऊंगा। अब स्वप्निल जी, मैं डीके गुप्ता साहब आपके पास आऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी लेना है मुझे, लेकिन ये काम मैं यहीं ये चैप्टर क्लोज करता हुआ आता हूं। स्वप्निल जी देखिए, सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं इशारों में ही सही लेकिन सबके सामने आ गई है कि जिन्होंने बुलडोजर चलाया, जो विजुअल्स आए, वो कौन लोग थे। वो ठीक है बीजेपी के साथ में वो जुड़ जाएंगे क्योंकि वो पहले लेफ्ट में थे, लेफ्ट से टीएमसी में आए, टीएमसी के बाद उनको अपने नहीं वो जिन्होंने बुलडोजर चला वो कभी लेफ्ट में नहीं थे, नहीं वो टीएमसी में थे। हाँ, टीएमसी से बीजेपी में, वो लेफ्ट में नहीं। इसका गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो और भी अच्छी बात है कि आतिफ साहब गारंटी ले रहे हैं उस चीज की। अब आपके पास भी स्वप्निल जी मौका है, लेकिन अभी भी जो मुख्यमंत्री है, अभी भी जो सीएम हुए वो टीएमसी से जाके सीएम बने बीजेपी वो ठीक है। अरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और क्या कहते हैं बीजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा है, आप कहां पे हैं? अरे वो चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। और छोड़िए, अरे एक मिनट आतिफ जी, आप जो मुख्यमंत्री को पैसा लेते हुए पकड़ा गया, जो मंत्री साधना में पकड़े, उसी को बीजेपी सीएम बनाया। वो ठीक है, मैं दोनों लोगों को निश्चिंत करे देता हूं। देखिए टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने एक समय पे बीजेपी के साथ में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा था। और आतिफ जी आप भी जान लीजिए, लेफ्ट के साथ में बीजेपी की सरकार केंद्र में बन चुकी है। आप इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, आपको ऐसा सच, अरे ये बोल करके सुनिए, ये आप इतिहास के पन्ने पे 1998 में अभी मैं डीके गुप्ता साहब के पास पहुंचने दीजिए मुझे एक सेकंड। अभी बुलडोजर पे ना बुलडोजर साथ में, ठीक है मैं आता हूं आपके पास, वो चलेंगे। अभी डीके गुप्ता साहब उस पर बता देंगे कौन थे प्राइम मिनिस्टर, आप बताएंगे? मैं बताता हूं, अभी सब आ जाएगा सामने, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। स्वप्निल विश्वास जी, दो चीजें यहां पर क्लियर कर दीजिए कि जो बुलडोजर चलाने वाले थे वो बीजेपी में हो सकता है जुमा जुमा शामिल हुए हो 4 दिन पहले,
चुनाव के बाद उनको लगा हो कि यार ये काम कर दो, ये लीगल है, सब तो वैसे भी जाएंगे, सड़क साफ कर दी जाए, विकास का रास्ता यहीं से निकलेगा। तो अभी जिन्होंने बुलडोजर चलाया था, रफीक जी ये चाहते हैं कि उन पर भी बुलडोजर चले। अभी आप बताइए कि एक ये भी चुनौती आपके सामने आकर के खड़ी हो गई लॉ एंड ऑर्डर के साथ में। देखिए, जब रिजल्ट आया हमारे पश्चिम बंगाल का 4 मई को, पहला स्टेटमेंट जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने किया था कि हमें जो वायलेंस का पॉलिटिक्स बंद करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे हर एक बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो जिला के प्रेसिडेंट है, सबको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोला गया था कि जो हमारे पार्टी के जो 4 मई के 12 बजे के पहले तक जो कार्यकर्ता थे, जो 12 बजे के बाद बने कार्यकर्ता, जिनके बाद लगे, उनके बाद मैं नहीं बोल सकता हूँ, उनके विरुद्ध एक्शन होगा और एक्शन हो रहा है। लेकिन 12 बजे से पहले जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने 321 भाइयों के छाती के ऊपर अपने दल का जो फ्लैग है वो रखा है उनके डेड बॉडी के ऊपर, वो जानते हैं पॉलिटिकल वायलेंस का दर्द क्या होता है, अपना घर को टूटते हुए देखने का दर्द क्या होता है, अपने भाई बहन माता पिता के सामने हत्या होने का दर्द क्या होता है, ये जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकल वायलेंस को ना ही सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही एंडोर्स कर रहे हैं, और हमारा पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल वायलेंस करेगा उनको पार्टी कलर कौन से खुद से है, क्या लॉबी से है, ये ना देखते हुए उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। ये क्या इंस्ट्रक्शन डीजी को दिया गया है। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट है। जो दूसरा चीज है, जो अवैध शॉप्स है, जो अवैध दुकानें हैं, जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, वो बंगाल का आज एक रियलिटी है। ये जो तृणमूल का पैरेलल गवर्नमेंट, जो सिंडिकेट राज चलता था, जो कटमनी राज चलता था, उसका ही पार्ट है। टीएमसी को पैसा दो, कहीं भी अपना दुकान लगाओ। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन एक चीज है, मैं इंटरप्ट करूंगा, जिन्होंने बुलडोजर चलाया या बुलडोजर लेके गए तो वो 12वें रात को बीजेपी ज्वाइन नहीं किए। हाँ, ठीक है स्वप्निल जी अब रुक जाइए एक सेकंड, मेरी बात महत्वपूर्ण है। आतिफ जी ने भी अपनी बात रखी है, रफीक जी ने भी रखी है, वो ठीक है। मैं आप सब लोगों की चिंताएं यहां पर दूर कर देता हूं। पहले बंगाल को अंदर से सुरक्षित करते हैं, फिर मैं डीके गुप्ता साहब के पास चलता हूं। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश से एक आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए, नाम है उनका अजय पाल शर्मा। उत्तर प्रदेश ने उनका बखूबी इस्तेमाल किया है और हमें यह भरोसा है कि वो उत्तर प्रदेश का नाम पश्चिम बंगाल में भी रोशन करेंगे। आईपीएस एक अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए भी अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी उम्मीद हमें है। अब इस चर्चा को हम दूसरे फेज में लेकर के चलते हैं, वरना मामला समय निकल जाएगा हमारा। डीके गुप्ता साहब, अब आप तीनों लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि यह बड़ी चुनौती है। डीके गुप्ता साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में घुसपैठियों को बाकायदा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बसाया जा रहा है। हर जगह पे आपको इस तरीके की कॉलोनीज मिल जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम, ये 2 स्टेट ऐसी हैं जहां से घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है, और यहीं से रूट तय होता है कि कौन सा आदमी किस जिले में जाएगा, किस राज्य में जाएगा और वहां पर धंधा क्या करेगा। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की लेफ्ट की और फिर टीएमसी की सरकार रही, एक इकोसिस्टम और एक पूरा एनवायरनमेंट डेवलप रहा पिछले 49 साल में। आज जब बीजेपी आई है, उसके सामने एक तो इस नेक्सस को तोड़ना चुनौती होगी। फेंसिंग के लिए जगह मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, बॉर्डर पर हो सकता है फेंसिंग भी हो जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पाइप में डाल करके सालों साल रखो, लेकिन सीधी होती नहीं है। तो पड़ोसी हमारे कुछ इसी तरीके के हैं, चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल की चुनौती, सरकार की चुनौती वहां से कितनी बढ़ती है उस फेंसिंग के बाद भी, उसमें भी समय लगेगा, एक चीज। दूसरा, बांग्लादेश और चाइना, ये दोनों इस बात से परेशान है कि बीजेपी इतने बड़े बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल में आई क्यों है। अब जरा हमारे दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट को यह पूरा सिनेरियो समझा दीजिए। आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। और शेखर जी, मुझे तो बड़ा दिनों से इंतजार था, बहुत दिन हो गया आपसे मुलाकात किए, और आपकी चर्चा इसलिए मुझे अच्छा लगती है, बड़े सार्थक प्रश्न आपसे पूछते हैं। और पहली बात कि मैं तो पूरे देश को, केवल वेस्ट बंगाल को नहीं, पूरे देश को बधाई देता हूं कि एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बहुत ही बड़े प्रतिशत स्तर से बंगाल के अंदर संपन्न हुआ है, और वो भी बिना किसी वायलेंस के।
इससे बढ़िया एक डेमोक्रेसी के रूट को और कहीं नहीं देखा जा सकता भारत में। तो इसके लिए बंगाल की जनता को धन्यवाद और पूरे देश को बधाई है। अब देखिए, अगर हम भारत के अगर सभी राज्यों को ले लें, खासकर जो बॉर्डर्स पे हैं, तो अगर हम पंजाब को ले लें तो पंजाब को हमको बस संजीदे ढंग से पालना है, हमारे देश का राज्य है। हमको बंगाल को पालना है, हमको त्रिपुरा को लेके जाना है, सब हमारे भाई हैं, हम एक ही भाई हैं, हम एक भारत माता के कम से कम 28-30 बेटे हैं। और उसमें से वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और ऐसे जो राज्य हैं, आप अगर पूरे विश्व का इतिहास उठा के देखेंगे, जो अगर हम यूगोस्लाविया का उठा के देख लें अगर, तो उसको प्राइमरी एग्जाम्पल दुनिया में बोला जाता है। तो वहां पे एथनिक ग्रुप जो थे, सर्ब्स थे, क्रोएट्स थे, बोस्निक थे, उनके बीच में जो विवाद फैला, आज वो यूगोस्लाविया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना में सब में बदल गया। इसी तरह से अगर रवांडा को देखेंगे तो रवांडा अब टूटा पड़ा है। सूडान जो है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की लड़ाई के चक्कर में नॉर्थ और साउथ सूडान बन चुका है। चेकोस्लोवाकिया को देखेंगे तो उसको वेलवेट बोलते हैं, जो कि चेक रिपब्लिक। तो भारत के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेज आए हैं, अगर हम उसको क्लास 6 और 5 के बच्चे को भी अगर पढ़ाएं तो वो भी कह सकते हैं कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन चेंजेज हो रहे हैं, डेमोग्राफिक सेटअप चेंज हो रहा है भारत के अंदर, उसके जो स्पीड है, जो रेट है, वो सबसे ज्यादा खासकर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के जो स्टेट्स हैं उसमें रही है। इतनी ज्यादा स्पीड जम्मू कश्मीर के अंदर भी नहीं रही है। और कारण रहा है कि जो फॉरेस्ट जो बॉर्डर्स है और उसके बाद जो गवर्नमेंट सेटअप रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसमें वो भी एक ऐसा रहा। देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो गुड और बैड स्टेट व्हाट साउंड्स टू कमांड। कोई भी अच्छा बुरा राज्य नहीं होता। यही सीपीएम वेस्ट बंगाल के अंदर थी, यही सीपीएम सीपीआई मार्क्सवादी, और यही केरला के अंदर। केरला इंडिया से 43 पोजीशन आगे गया लाइफ इंडेक्स में और डेवलपमेंट में, 43 पोजीशन अगर यूनाइटेड नेशंस के हम डाटा को ले ले तो। लेकिन वेस्ट बंगाल उतना ही पीछे गया। राज्य वही थे, सोच वही थी, लेकिन डेमोग्राफिक सेटअप, वहां की पॉपुलेशन का जेंट्री क्वालिटी सब मिला जुला के, और वहां पे जो वहां, क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से सरकारें भी काम करती हैं। जैसे अगर आप देख लीजिए ब्रिटेन के अंदर, आप देख लीजिए जर्मनी के अंदर, देख लीजिए आप किसी भी विदेशी जहां पे आज के डेट में इमिग्रेशन की वजह से एथनिक बेस को खोजे जाने की कवायद चल रही है। हर जगह अभी यूरोपिया बोला जाता है यूरोप को, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ी है, उनका एथनिक बेस है वो खुद ही हिल गया है। इसलिए भारत सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि किसी तरह से भारत के अंदर जो एथनिक बेस रहा है, और मैं आपके ऑलरेडी चैनल से मांग भी करता हूं कि भारत के अंदर चाहे 1971 का ले लिया जाए, चाहे 1981 का ले लिया जाए, चाहे 1961 का ले लिया जाए, चाहे 2011 का पॉपुलेशन बेस ले लिया जाए, अगर भारत को आप एथनिक बेस फिर से नहीं लाएंगे या उसके लिए टूल्स नहीं बनाएंगे या कोशिश नहीं करेंगे, तो भारत का हाल कभी यूएसएसआर के जैसा हो सकता है, जो 15 पार्ट से भगा, वही हो सकता है जो कि कभी यूगोस्लाविया का हुआ, वही होगा जो कभी जो है यूगोस्लाविया का हुआ, सूडान का हुआ। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो, हमेशा इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री हो। तो इस देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे सेटअप करें कि किसी के साथ अन्याय तो ना हो, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी ना हो। ठीक है गुप्ता साहब, एक और इसके मेरे पास समय कम होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, अब चूंकि स्टेट और सेंटर दोनों जगह उन्हीं की सरकार है, तो आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें कि अभी तक हम ये देखते थे कि हमारा जो पश्चिम का हिस्सा है भारत का, वहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस होती थी, लेकिन ये जिस तरीके की स्थिति बनी है, शायद दूसरा मोर्चा जल्द ही हमको देखना भी पड़ेगा कि जितनी हमने जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब तक अपनी स्थिति मजबूत की है, वही चीजें अब हमें बंगाल से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट और खासतौर से जो हमारी चिकन नेक है सिलीगुड़ी, उन जगहों पर भी शायद सरकार को एक सुरक्षा कवच डेवलप करना पड़ेगा। जी शेखर जी, करना पड़ेगा। भारत सरकार बहुत बखूबी इस पे काम की। देखिए, भारत सरकार का अगर एज ए डिफेंस स्टडीज करें या फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से देखें, इतना ब्यूटीफुली काम किया है पिछले 15-16 सालों के अंदर, इतना अच्छा काम किया। 370 की जो धारा को खत्म किया और जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम किया, वहां पे लगभग अब आपको न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे नहीं आता है चीजें। उसके बाद वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ, देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता क्या रही है, उसने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी सरकारें किसी भी तरह से बनाई, 7 सिस्टर्स के अंदर उसने पैर जमाए, एक नेशनलिटी फीलिंग लाए। और मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत लोगों से मैं मिलता हूं, कितने लोगों ने बोला कि मैं थैंक्स बोलता हूं सरकार को, मैं बीजेपी नहीं बोल रहा हूं, मैं भारत सरकार को, कि हम लोग पिछले 10 या 15 सालों में ट्रेन देखे,
हम 10 से 15 साल में हम जोरहट से जाने वाले जो हाईवे होते थे उसके बाद हमने उसके बियॉन्ड हाईवे देखे, 4 लेन 8 लेन। नहीं तो पहले हम लोग नाइट सुपर से गुवाहाटी से जाया करते थे जोरहट के लिए, वहां से फिर हम लोग फ्लाइंग करते थे अरुणाचल प्रदेश के जिसको एलजी बोलते हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, तो वहां पे तो भारत सरकार ने उसको एक समृद्ध भारत बनाने के लिए बहुत कोशिश की है और उसने सरकारों से तालमेल बनाया। कभी देखिए बंगाल के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ न कभी राष्ट्रपति शासन लाना है न कोई ऐसा शासन लाना, कभी कदम उठाया नहीं। उन्होंने एक बड़े कूल कंपोज होकर रिप्लाई किया और ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत सरकार के, भारत के लोगों के लिए कि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी सरकारों का सेटअप है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो वहां की सेंट्रल फोर्सेस है, अब वहां की जो सिविलियन लोकल फोर्सेस है, उनका कंप्लीट कोऑपरेशन मिलेगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, मैं अपने सवाल का तीसरा फेज बहुत छोटा सा इसके ऊपर आपसे एक जवाब चाहूंगा क्योंकि मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाह रहा हूं। अभी जो बंगाल में सरकार बनी है तो उसमें विदेश नीति जिस तरीके से प्रभावित करने की बात होती है, बांग्लादेश पाकिस्तान के प्रभाव में आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। दूसरी तरफ चाइना अपना जिस तरीके से बांग्लादेश और पीछे आप निकोबार तक चले जाएं, वो जिस तरीके का रूट ब्लॉक किया है इंडियन सरकार ने, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों देश, खासतौर से चाइना और बांग्लादेश वाया पाकिस्तान, इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लॉकेज अपने आप में फील कर रहे होंगे। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, बाकी फिर किसी समय विस्तार में चर्चा करेंगे। शेखर जी, मैं भारत सरकार को समय नहीं मिल पाया, एक सलाह देना चाह रहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रा को सतर्क किया जाए क्योंकि पिछले कई 2-3 सालों से वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए। मैं डाटा पढ़ता हूं तो चूंकि गोवा है, जम्मू कश्मीर है, ऐसा पहले नहीं होता था वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ। सजग करें कि भाई, क्योंकि जब भी विदेशी किसी देशों में बहुत ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा अचानक परसेंटेज बढ़ता है, तो उनके क्या चांसेस हो सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चाइना और बांग्लादेश, भारत सरकार बहुत ही कूल कंपोज होकर रिएक्ट नहीं किया बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश के साथ संबंध अब सुधरते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के मोमेंट वहां पे कम होते जा रहे हैं लीडरशिप के। चाइना के साथ जो है जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है तो वो स्नैपिंग हमेशा करते रहेंगे भारत के साथ, लेकिन जिस तरह सरकार का सेटअप बना है इस पर बहुत अच्छी तरह से उनका ध्यान होगा और मुझे लगता नहीं कि उस पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जी ठीक है, अब मैं रफीक साहब आपसे और आतिफ जी आपसे बारी बारी से एक ही सवाल लूंगा। देखिए, जो बात अभी डीके गुप्ता साहब ने रखी है नेशनल इंटरेस्ट में, मतलब वो ठीक है, कल को आप चुनाव लड़ेंगे, वेस्ट बंगाल की जनता क्या पता किसको चुने अगली बार, अगले 5 साल के बाद। अभी नेशन इंटरेस्ट में आपको लगता है कि अगर ये सारे कदम जिनकी तरफ डीके गुप्ता साहब ने इशारा किया है वो अगर स्टेट और सेंटर मिलकर के चलते हैं तो उसमें आपका कोऑपरेशन किस लेवल का रहेगा? रफीक जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग कभी नहीं चाहते जो घुसपैठिया बंगाल में आ जाए, क्योंकि बंगाल शांत स्टेट है। इसे कोई घुसपैठिया अगर घुस जाते, बांग्लादेशी घुस जाते, तो हम लोग को भी प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा जो इस किस्म का जो घुसपैठिया जैसे ना घुसे, पूरी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग कॉपरेट करेंगे इसमें, बल्कि इसमें और भी एक फायदा होगा। हमारे जो जितना बांग्लादेशी है उसको जो आप लोग वोट काटने का कोशिश किए थे वो भी ज्यादा नजर में आएगा। ठीक है, आतिफ जी यही सवाल आपसे भी है। ठीक है, हमेशा हम सभी चाहिए कि हमारे देश या राज्य हमेशा शांत रहे और घुसपैठ से बचे, लेकिन घुसपैठ को सामने रख कर के बहुत सारा घटना पूरे मुल्क में जो घट रहा है, खास करके बंगाल के बिरभूम से एक खबर हम सभी जानते हैं, एक गर्भवती महिला को जबरन बांग्लादेशी बोल करके भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया, उनसे उनका पेपर मांगा। आज एसआईआर का जो पूरा प्रतिक्रिया रहा, जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट माय वर्ड्स, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सालों से 100 साल से उनका 3 जनरेशन 4 जनरेशन यहां है। अगर बात नेशनल सिक्योरिटी का है तो किसी को तंकीद करके या किसी को दाग करके कभी घुसपैठिया या इस समस्या का समाधान इंक्लूसिव होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो डबल इंजन बोलिए या भारत की सरकार बोलिए, एक्सक्लूसिव अप्रोच होने से आपके साधारण लोग के ऊपर ज्यादा परेशान। ठीक है, प्रॉपर वे में अगर डील किया जाए
तो बेहतर है, लेकिन एक्सक्लूसिव वे में हो रहा, नॉट इन इंक्लूसिव। ठीक है। रफीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फिर मैं स्वप्निल जी के पास जाता हूं। देखिए, मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ के हिसाब से, जो बार बार कश्मीर से क्यों आतंकवादी घुस जाते हैं, उनको कैसे करके सेंटर दिया जाता है यहाँ पर? बांग्लादेश से तो ज्यादा खतरी हुआ इसमें बंगाल में, पर कश्मीर से क्यों घुस जा रहा बार बार? ठीक है, क्यों ठीक है। आज हम बंगाल पे हैं रफीक साहब, आज हम बंगाल पे रहने दीजिए हमें। जम्मू कश्मीर वाला मसला अपने आप में बहुत सेंसिटिव है, फिर कहां चले जाएंगे? जब बॉर्डर में जब बात आएगा तो वो कश्मीर के तरफ भी घूमेगा। वो ठीक बात है, बंगाल से तो कश्मीर में ज्यादा अटैक होता है। नहीं, कश्मीर और बंगाल में एक अंतर है। वहां धारा 370 जिस तरीके से लगी और जिस तरीके से वहां की जनरेशंस को डेवलप किया गया, मैं आप समझिए, नहीं रफीक साहब, ऐसे उसमें बहस उलझ जाएगी। ठीक है, जाते आतंकवादी लोग, वो पूरी डिबेट हमारी डिरेल हो जाएगी, वो उस पर हम चर्चा कर लेंगे, हम लोग फोन पे बात कर लेंगे, लेकिन आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं स्वप्निल जी अभी इस चर्चा में आपसे अब जवाब चाहूंगा। देखिए, 2-3 चीजें यहां पर बड़ी चीजें आई हैं। एक तो ये कहा गया कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, ये जो कोटेशन आपके चुनाव के दौरान आया है, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ही आया है। तो ऐसे में एक इनसिक्योरिटी का भाव मुसलमानों में जरूर पैदा हुआ है। मुसलमान 2 तरीके के हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक तो वो हैं जिनके पुरखे 1947 में चले गए, या तो बांग्लादेश गए नहीं तो पाकिस्तान गए, पूरा पश्चिम उस समय जो भी था। लेकिन कुछ ऐसे थे मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन समझा और वो यहीं रहे, वो आज भी हिंदुस्तान को पहले मानते हैं। उसके बाद यह है कि जब कौम की बात आती है तो बहुत सारा, मतलब ईरान, तुरान, अफगानिस्तान कुछ भी है तो वो फिर मुसलमान सब एक है। दुनिया का नैरेटिव इस तरीके से भी मुस्लिम कौम के रूप में ऐसे लेते हैं। तो अभी सवाल यह है, आता हूं मैं, अब रुक जाइए। इसमें दिक्कत यह है कि जिसने हिंदुस्तान को अपना माना, उसकी पुश्तें भी हिंदुस्तान को अपना मान रही हैं, लेकिन जो घुस के आया, तार के नीचे से आया, बाढ़ के नीचे से आया, वो या तो आदमी के रूप में खुद ही फटा जा रहा है दिल्ली के चांदनी चौक पर, और या फिर वो बंगाल जैसा प्रदेश का हाल बना रहा है। अब आप अपनी बात रख दें स्वप्निल जी। देखिए, यहाँ दो चीज है जो बताया गया, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है। हमारे साथ बंगाल के लोग हैं, इसीलिए हमें 260 सीटें मिली है, इसीलिए हम भी बंगाल के लोगों के साथ। बंगाल के कौन से लोगों के साथ? बंगाल के उनके लोगों के साथ है जो बंगाली कल्चर को, दुर्गा पूजा को या दुर्गा विसर्जन को अपना कल्चर का एक पार्ट मानते। तो सरस्वती पूजा ये नहीं बोलते कि आपको यहाँ सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं है, आपको परमिशन लेना। यही लोगों को हम बंगाल के लोग मानते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग। बंगाल में सिर्फ एक समूह के लोग नहीं रहते, बंगाल में बहुत सारे भाषा, बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म के लोग रहते। जो आइडेंटिटी है, जो हमारा एलिजियंस है, वो दूसरा कहीं है। जो बारों के नीचे से आए हैं, उनके लिए हमारे लिए एक ही पॉलिसी है बीजेपी का, जो बीजेपी के पहले मैनिफेस्टो थे, मतलब अटल जी के मैनिफेस्टो। अरे आज तक वो नंबर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से प्लेस नहीं किया गया कि कितने लोग तार के नीचे से आए, कितने लोग रोहिंग्या है, कितने लोग घुसपैठ है। नहीं आदित्य साहब, उसको करा भी नहीं जा सकता। उसको अगर नहीं उसको मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड स्वप्निल जी, संख्या नहीं है, संख्या ऐसा है, मैं बता रहा हूं। जिनको वोटर कार्ड दिलाया गया है, जिनको आधार कार्ड दिलाया गया है, और जिनको लेकर तृणमूल एक डेमोक्रेटिक इंजीनियरिंग करने की कोशिश किया गया है तृणमूल के द्वारा, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम डिपोर्ट करेंगे। ये हमारा पॉलिसी है। आप चिकन स्नैक के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने चिकन नेक के बारे में बात किया कि वो क्रिटिकल सिक्योरिटी पोजीशन है देश का। हाँ। चिकन नेक में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप उठा के उनको देख लीजिए, चोपड़ा, इस्लामपुर, गोवालकोट, चाकुलिया, इन सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आप डेमोग्राफिक स्टडी कर लीजिए कि 2001 से 2026 तक उनका डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ है। ये रिपोर्ट आप लीजिए और फिर बताइएगा कि डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग बंगाल में हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है, ये बंगाल के लिए, देश के लिए एक आशीर्वाद है कि बंगाल के लोगों ने एकजुट होकर, जो राष्ट्रवादी है, जो जातीयतावादी है, जो सनातन को एक वे ऑफ लाइफ समझते हैं ना कि धर्म समझते हैं, उन्होंने एकजुट होकर भाजपा को वोट दिया है, भाजपा का सरकार लाया है।
और चलिए, हम ये ठीक ensure है, करेंगे ठीक है। कि यहाँ स्वप्निल जी, security आपने अपनी maintain बात हो, रखी है। ये अब मैं चर्चा के democratic आखिरी engineering हिस्से को में हम हूं। रोक सके और जो अवैध घुसपैठिया है उनको हम चुन चुन के ठीक है, टू बी निकालेंगे। कंटिन्यूड ये हमारा करेंगे हम वादा है। इसको। अगले किसी फिर एक दिन बैठेंगे, थोड़ा सा समय आपको देते हैं, लेकिन इतनी बात तो साफ है। देखिए, जो घुसपैठियों की गिनती है वो देश भर में हो नहीं सकती, क्योंकि एमईए के मार्फत। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास है रफीक जी। हुआ या व्हाट, मैं आता हूं, सभी को 30 सेकंड। का जब बात हो रहा है, हाँ, दिया गया, जब मुसलमान का बात होता है, आज तक नहीं मान बोला गया। लीजिए, तो मैं अपने घर में बैठा हूँ सर। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा कैमरा को फ्रेम को चेंज करूंगा। ये मैं घर में बैठा हुआ हूँ और ये मैं फ्रेम चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट जरा देख लीजिए, शायद आपको देख पा रहे कि नहीं पता नहीं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे हैं? हाँ, ये हाँ, मेरे घर का मंदिर है। ठीक बात है। अब सवाल कास्ट का बात नहीं आता। मुसलमान हर जाति को, हर मजहब को प्यार करता है। बंगाल का मुसलमान को अदर मुसलमान से ना मिलाए तो अच्छा है। मैंने रफीक साहब, नहीं, मैंने इसीलिए कहा था। बंगाल का एक मैंने रफीक साहब, मेरा जो बिल्कुल ठीक आपने दिखाया, मैं खुद भी इस बात को जानता हूं, ऐसा नहीं है। स्वप्निल जी, बंगाल का बेहतरी नहीं करता। अब चलिए, ठीक है, आज इस चर्चा में बहुत सारे सार्थक चीजें सामने आई हैं। कम से कम टीएमसी हो या लेफ्ट हो, नेशनल मसले पर, देश के मसले पर उनका यह कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार जो कदम ताल बनाएगी उसमें वो भी सहयोग करेंगे। यह इस चर्चा का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा पॉइंट है ये। दूसरी चीज यह है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो धर्म और जातियों में बंटता है जिस तरीके से हमारा समाज, उसमें रफीक जी ने अपनी एक घर के अंदर की एक तस्वीर जो रखी है, वो भी हिंदुस्तान की जो विविधता में एकता है उसको प्रदर्शित करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रफीक जी जैसे लोगों के लिए ही मैंने कहा था कि 1947 के बाद जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना माना वो आज भी हिंदुस्तान को अपना मानते हैं। उनको स्वप्निल जी, शेखर जी, डीके गुप्ता जी, आतिफ जी, किसी से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो घुस करके आए हैं और उनकी तादाद इतनी बड़ी है कि वो कौम के नाम पर वो कभी रफीक जी को बरगलाते हैं, कभी आतिफ जी को बरगलाते हैं और कहते हैं साहब कौम खतरे में आ जाएगी। अरे कोई खतरे में नहीं आएगा, पहले देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसी पॉइंट पर आज इस चर्चा में मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद कर रहा हूं। बहुत अच्छी शुरुआत है, बंगाल में नया सूरज वाकई निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वप्निल जी, रफीक जी, आतिफ जी, डीके गुप्ता साहब। इस उम्मीद को बरकरार रखिए, आप सबकी जिम्मेदारी, आप सब लोकतंत्र के स्तंभ हैं। आज की चर्चा में इतनी बात तो साफ है कि आज जिस तरीके का यह बंगाल लाल लाल अब तक दिखता रहा है, खून से सना हुआ, वहां एक नया सूरज उगा है और इस लालिमा के साथ उगा है कि सब कुछ बदलेगा। बदलेगा, जो अविश्वास का दौर था वो हटेगा, जो विश्वास है वो लोगों के बीच में पनपेगा। और ये शायद सिर्फ शेखर वार्ता में ही हुआ होगा, आज भारत के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिबेट में यह नहीं हुआ होगा कि हमारे प्रवक्ता ने अपने घर के भीतर रखे हुए मंदिर को दिखाया कि नहीं, बंगाल का मुसलमान अलग है और बंगाल का ही मुसलमान अलग नहीं है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो भी अलग है। ये जितना मुसलमान बाहर से आया है, यही कौम के नाम पर रफीक सरकार जैसे लोगों को बरगलाता है। हामिद अंसारी जैसे लोग जो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे बैठे 10-10 साल निकालते हैं, उसके बाद जब हटाए जाते हैं तो कहते हैं साहब हमें डर लग रहा है। पकड़ में आई है बात। ये पॉइंट नोट करके रखिए। आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, किसी भी जिले में रहते हो, किसी भी मोहल्ले में रहते हो, पहचानिए अपने अगल बगल वालों को, पहचानिए। नमस्कार। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। संविधान को मानते हुए
ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करें। लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को नई आजादी मिली है।